अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। अगर वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। अगर वर्क डन निगेटिव आएगा तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा। जब तुम यहां से ऊपर फेंक रहे थे तो इसका स्पीड मैक्सिमम, तो धीरे धीरे स्पीड कम होते कम होते कम होते यहाँ पे 0 हो गया। फिर जब नीचे आया तो इधर भाग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। मिनिमम, अच्छा यहां पे जो भी टेंशन होता है उससे 3 mg यहां पे कम होता है, हाँ उससे 3 mg यहां पे कम होता है, उससे 3 mg यहां पे ज्यादा होता है, फिर 3 mg ज्यादा होता है। मैक्सिमम टेंशन यहां होता है, मिनिमम टेंशन यहां होता है। क्या ये बात तुम्हें पता है? 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट 10 मीटर दी हुई है। अब इसको यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ है 300 जूल हुआ है। अब आते हैं हम लोग थर्ड सेक्शन पे, जो है वर्क एनर्जी पावर। क्या है? वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आइए बेटा वर्क एनर्जी पावर की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ब्रेक देता रहूं तो बेसिक मैथ और वेक्टर मिला के टोटल चैप्टर बन जाते हैं 16। अगर ब्रेक ही देता रहूं तो 8 ब्रेक देना पड़ेगा भाई। अगर मैं ब्रेक देता रहूं तो कितना ब्रेक देना पड़ेगा जरा कैलकुलेट करके बताओ। 8 से ज्यादा तो ब्रेक देना पड़ेगा। 8 से ज्यादा तो ब्रेक देना पड़ेगा भाई, आया ना? तो फिर ब्रेक ब्रेक ही चलेगा, फिर तो पढ़ेंगे कब? तो ब्रेक ब्रेक खेलेंगे हर 2 घंटे में ब्रेक, तो ब्रेक ब्रेक ही खेलेंगे, पढ़ेंगे कब भैया? अरे भाई साहब ब्रेक ब्रेक खेलेंगे तो पढ़ेंगे कब मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, हरे, काले बैगन जैसे शकल के? बता तो। ब्रेक ब्रेक खेलेंगे तो पढ़ेंगे कब? डिनर करेगा फिर से, बस ये भात खा ले जा रहे, चले किधर? जब मैं आपसे बात करता हूं कोई भी फोर्स कहीं पे लगा तो याद रखना, ये बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उस फोर्स का इफेक्ट आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। फोर्स का इफेक्ट आपको तभी पता चलेगा जब फोर्स के साथ साथ आपको टाइम दिया हो, या कितने देर तक फोर्स लगाया है, सॉरी कितने देर तक फोर्स लगाया है टाइम दिया हो, या डिस्प्लेसमेंट दिया हो। अगर तुम्हें फोर्स और टाइम दिया हो तो याद रखना फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके मिलता है चेंज इन मोमेंटम। और अगर चेंज इन मोमेंटम एक बार पता चल गया तो वेलोसिटी निकाल सकते हो। अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p²/2m, फिर आगे की बहुत कहानी हो जाएगी। और अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो तुम यहां से निकाल सकते हो वर्क डन, जो कि होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे वर्क कब निकालेंगे आप? अच्छा वर्क आपको निकल गया तो आपको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है, और काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो मोमेंटम होता है √2m के ही। तो यहां पे अगर फोर्स के साथ टाइम दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर फोर्स के साथ टाइम दिया हो तो अप्रोच कहां जाएगा? लॉज ऑफ मोशन में चेंज इन मोमेंटम बताएगा। अगर फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो क्या निकलेगा? वर्क। वर्क से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम निकाल सकते हैं। फिर जो भी आपको पुदीना धनिया अदरक करना हो यहां से करते रहना। ठीक है, ओके। वर्क डन होता है F डॉट S। इसमें याद रखिएगा S इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर फोर्स इज एक्टिंग। यहां पे S कोई नॉर्मल S नहीं है, ये उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जहां पे फोर्स लग रहा है। वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। यस, वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है। वर्क स्केलर होता है, वर्क में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अगर एंगल आपका थीटा 0 डिग्री के बराबर है या 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री तो वर्क डन आपका 0 आएगा। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है तो वर्क डन निगेटिव आएगा। ये तो एंगल हो गया जब वर्क डन आपका पॉजिटिव निगेटिव आएगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट का बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। अगर वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है। अगर वर्क डन निगेटिव आएगा तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा। मतलब जब हम वर्क पॉजिटिव करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंजेक्ट करते हैं, और वर्क निगेटिव करते हैं तो हम वहां से काइनेटिक एनर्जी बाहर निकालते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ये बात समझते हैं क्या आप? समझते हैं क्या? एक कह रहा है ओनली 10 के स्टूडेंट बने। बेटा ओनली 10 के सीट है, समझ गए? सर जी देखो ना ओनली 10 के स्टूडेंट है, टाइम भी तो 12 बजने वाला है और सीट भी तो 10,000 है।
ओ सर जी अच्छा पढ़ लो बेटा छोटा मोटा। अब ध्यान से देखिएगा, नीट 2016 का सवाल है, ये मैंने पहले ही करा दिया, लेकिन ये अलग वेराइटी में है थोड़ा सवाल। क्या? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट इतना टू इतना, इतना टू इतना, वेयर अ फोर्स ऑफ इतना न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क हैज बीन डन। अब सुनो ध्यान से सर, वर्क डन तो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स हमें तो दिया 4i कैप प्लस 3j कैप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो सुनो, इतना से इतना गया, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। तो 4j में से यहां पे ये घटाओगे तो 5j, मतलब माइनस j आएगा। अब 0i आई है ही नहीं, में से ये घटाओगे तो प्लस 2i आएगा, और 3k में से k नहीं है तो ये प्लस 3k ही रहेगा। तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट, 4 दूना 8, j का j के साथ, 3 का इसके साथ करोगे तो -3, और k है नहीं तो k का डॉट प्रोडक्ट 0। 8 - 3 5 जूल वर्क आएगा। क्या करोगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या करोगे बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम द डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ 5 न्यूटन फोर्स एंड वर्क डन इज 25 जूल, देन एंगल बिटवीन। अरे यार, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। आपको वर्क भी दिया, फोर्स भी दिया, एस भी दिया, तो यहां से कॉस थीटा नहीं निकल जाएगा क्या? बहुत आसानी से साहब, अरे धुआंधार तरीके से निकल जाएगा। नीट 2017 का सवाल है, सवाल पढ़िएगा। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर फॉलिंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। तो 1 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, from the height of 1 kilometer hits the ground with speed 50 meter per second, take g constant with a value of 10 meter per second square, then work done by the gravitational force। तो ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशन आएगा mgh। m की वैल्यू 1/1000, ग्राम में केजी में चेंज करेंगे, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू बोलो, h की वैल्यू 1000, 1000 से 1000 कटेगा, 10 जूल वर्क आएगा। तो 10 जूल आपका पॉजिटिव वर्क आएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही हो भाई साहब। तो तीसरा आंसर। सर इसमें और भी पार्ट है, रेसिस्टिव फोर्स का वर्क कितना होगा? अरे भाई यही तो स्मार्ट वर्क करना होता है, इसमें क्यों हमें और ज्यादा नेतागिरी करनी है? जब मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स से एक ही ऑप्शन सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत है क्या इसमें? ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत है क्या इसमें? नहीं सर, इसमें कोई नेतागिरी ना चलेगा, सीधा सीधा आंसर होगा। मानते हो ये बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट देखो, ये बेटा करना नहीं है, ये नीट 2019 का सवाल है, सिर्फ देखना है। क्या? फोर्स इज इक्वल टू 20 प्लस 10y, एक्स ऑन द पार्टिकल, मतलब y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्स तो है नहीं, in y direction, then force F is in Newton and y is in meter, work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to 1 meter। तो पक्का हमें पता है कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं, F डॉट dx बराबर वर्क होता है। क्लियर? देख लिया, नीट 2019 का सवाल है, किया भी होगा क्लास में, ये करके दिखाओ। नीट 2023 का सवाल है, ये करो और देखो एकदम सेम सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है। सेम सवाल पूछा है, मतलब ये हुआ कि नीट के पूछे हुए सवाल पहले जो थे वो जेई मेन में अब आ रहे हैं, और बच्चे कहते हैं कि सर जेई का सवाल नीट में आएगा। करो सवाल और टाइप करके देख लेना, ये जेई मेन का सवाल है और अभी नीट का सवाल एकदम कॉपी किया गया है। करो सर, उसमें y था, इसमें y स्क्वायर कर दिया बस। तो f इज इक्वल टू 5 प्लस 3y एक्स ऑन अ पार्टिकल इन द y डायरेक्शन, f इज इन न्यूटन and y is in meter, then work done by the force during the y बराबर 2 प्लस y2 बराबर 2 to 5। करो करो। अच्छा, रेसिस्टिव फोर्स का वर्क कैसे निकालेंगे? वो इजी है बेटा, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। कहां है मैं बता देता हूं। इसमें बेटा ऐसे निकालेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी दिया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, ये हमें पता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। क्लियर है? जरूरत पड़े तो निकालना, वैसे मैं निकालना सिखाऊंगा भी, वैसे मैं निकालना सिखाऊंगा भी। चलो ये करो, 132 117। अब डिसाइड कर ले भाई कि 132 होगा कि 117 होगा। डिसाइड कर ले कि 132 होगा कि 117 होगा, फिर बात करना। डिसाइड कर ले भाई। अ फोर्स ऑफ
5 plus 3y square acts on the particle in the y direction, where F is in Newton and y is in meter. Then work done by the force during the displacement from 2 meter to 5 meter. 132 132 100 क्या करोगे देखो, F इंटू डी वाई बराबर डी डब्ल्यू, क्योंकि फोर्स तो सिर्फ वाई में लग रहा, फोर्स की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन कर दो, ये वर्क आ जाएगा, 5 इंटू डी वाई हो जाएगा 5y प्लस 3y का पावर 3/3, ये कट जाएगा। लिमिट रखोगे आप 2 से 5 तक, तो यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 पहले 5 फिर 2, तो ये आ गया 3 प्लस y का पावर 3, तो 125 माइनस 2 का पावर 3 8, 5 दिए 15 प्लस 125 में से 8 जाएगा तो 117, 117 प्लस 15 तो 5 2 7, सॉरी 7 5 12, 2 1 इधर जाएगा तो 2 प्लस 1 122 आ रहा क्या, कोई नहीं 122 कैसे आएगा, 117 में 15 जोड़ो 132 आ रहा क्या, 2 1 3, हाँ 132 आ रहा क्या। तो पहले क्या बता रहे थे तुम 117 और ये, तुमने ये टर्म कैलकुलेट किया था, इसको गोली मार दिया था क्या 132 जूल। तो क्या वर्क के डॉट प्रोडक्ट पे भी सवाल हो जाएगा, इंटीग्रेशन पे भी सवाल हो जाएगा। मजा आ गया, मजा आ गया भाई साहब। अब देखो इसमें वर्क पूछा है, तो तुम जानते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क होता है, तो डायरेक्टली इसका एरिया निकाल देना, ये आपको वर्क बता देगा, डायरेक्टली इसका एरिया निकाल देना वर्क बता देगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेस बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। अब देखो ध्यान से, क्या सवाल है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेस बाय 300%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ाया तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, तो सबसे पहले P इज इक्वल टू लिखो रूट अंडर 2m/ke। क्लियर है, ओके। अब P इज प्रोपोर्शनल टू रूट के ही आ जाएगा, हाँ सर। काइनेटिक को 300% से बढ़ाओगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, अच्छा 400%। 400% मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं लिख सकता हूं 400% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ के ही है, उसमें से 300% घटाओगे तो फाइनली कितना हो जाएगा 400%। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे मतलब 4 के, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल का 4 गुना होगा। तो फाइनल मोमेंटम फाइनल काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा 4 के, तो 4 2 बाहर चला जाएगा रूट अंडर के, रूट अंडर के इनिशियल को इनिशियल मोमेंटम कह सकते हैं, तो फाइनल मोमेंटम इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। क्या ये रिलेशन तुम निकाल सकते हो क्या, मतलब डबल हो गया तो 100% बढ़ा होगा, डबल हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा होगा बताओ, अगर डबल हो गया तो 100% बढ़ा होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट देखो 1998 97 1989 में 3 बार पूछा है, टू बॉडी ऑफ मास m एंड 4m मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देन रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। देखो मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv, होता है mv, तो अगर इसका मास m और 4m है तो 1:4 नहीं होगा ये, क्यों, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू रूट अंडर 2m/ke। अगर इनका काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये सेम है, तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट m, पहला मास m दूसरा मास 4m, 4 गुना मास, तो रूट के अंदर 4 रखो तो 1:2 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा 1:2। क्या ये बात आप अच्छे से समझते हैं, अगर ये बात आप अच्छे से समझते हैं ये सवाल करके दिखाइए, जेई मेन 2022 का सवाल है, और आपको भरोसा हो जाएगा कि ऐसे सवाल जेई मेन में जो आए हैं वो पहले नीट में आ चुके हैं, वो पहले नीट में आ चुके हैं साहब, और 3-3 बार आ चुके हैं, वो जेई मेन में कॉपी किया जा रहा है। देखो जेई मेन 2022 का सवाल है, आप टाइप करके चेक कर लेना, मैं मजाक नहीं कर ले रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप टाइप करके चेक कर लेना कि जेई मेन के सवाल है कि नहीं है। आप टाइप करके चेक कर लेना कि जेई मेन के सवाल है कि नहीं है। बताओ, बॉडी ऑफ मास 8 kg and another mass of 2 kg are moving with equal kinetic energy, then ratio of their momentum 8 है और 2 है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, रूट m, तो रूट 8/√2, तो 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2:1, दूसरा आंसर आएगा, दूसरा आंसर आएगा। एक कह रहा है p²/2m से क्यों नहीं किया, उसी से तो किया रे चचा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, काइनेटिक एनर्जी सेम है,
तो पी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब पी प्रोपोर्शनल टू रूट एम। गधेरा बायोलॉजी बाय यो 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 रामलाल एकदम। देख, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये सारे थ्योरम का बाप है, ये हमेशा वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड। सारे थ्योरम का बाप कौन है? सबका बाप एक ही है भैया, सबका बाप एक ही है। कौन है सबका बाप? वो सबका बाप है बेटा, सबका बाप है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ठीक है। दूसरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और यह भी हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है। यह डेफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस डेल्टा यू के बराबर होगा, और यह हमेशा वैलिड नहीं है। यह तभी वैलिड है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तभी ये वैलिड है, तभी ये वैलिड है। क्लियर है? गलत है 2016 का सवाल। ओके, कहां है 2016? कहां गई? कौन सा 2016 का सवाल रे? ये वाला चेक कर लेते हैं। ये बेटा जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी के अकॉर्डिंग मैं करूंगा, है ना। हो सकता है मिस प्रिंट हो, तो मुझे नहीं पता। 4j कैप प्लस 3k कैप में से ये घटाओगे, तो 4j कैप प्लस 3k कैप, ये फाइनल पोजीशन है। पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट इतना टू इतना, तो फाइनल पोजीशन ये हो गई, माइनस ये इनिशियल पोजीशन, तो घटाओगे तो ये प्लस 2i हो जाएगा और माइनस 5j हो जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा 4j में से j जाएगा माइनस j प्लस 2i प्लस 3k, माइनस j 2i प्लस 3k। तो सही लिखा है, सही लिखा है बेटा, यही तो है 2016 का सवाल, और तो कोई है ही नहीं, यही तो था। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें याद रखना आप। यहां पे एक बार और मैं लिख देता हूं, ध्यान से ध्यान से देखना कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर तुम्हें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, अगर दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट पर तुम सेम फोर्स एफ सेम डिस्टेंस तक लगाते हो, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का ये ग्राफ बना सकता हूं किसी कंडीशन के लिए? हां, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क सेम हुआ, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क सेम हो रहा, अगर दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क सेम हो रहा, तो उस ऑब्जेक्ट में जो डेवलप्ड काइनेटिक एनर्जी है वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। बताओ, उसमें जो डेवलप्ड काइनेटिक एनर्जी है वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है भाई मेरे? क्लियर है भाई मेरे? अब देखो, बॉडी ऑफ मास 3 kg अंडर द कांस्टेंट फोर्स causes the displacement s in meter and given the relation s is equal to 1 by 3 t square, where t is a second, then work done by the force in 2 second is, work done by the force in 2 second is। सुनो ध्यान से, अब यहां पे वर्क डन अगर f डॉट s से निकालने जाओगे तो नहीं निकाल पाओगे। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकालो। सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, तो यहां से हाफ एम आपका कॉमन निकल जाएगा, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। सर ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट यहां दिया हुआ है, वेलोसिटी इसके डिफरेंशिएशन से निकाल लो। तो यहां पे 1/3 बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो ये आ जाएगा बेटा 2t/3। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब तुमसे पूछा वर्क डन बाय इन 2 सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? t0 रखोगे तो 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सर टाइम को 2 रखेंगे तो 2 दूना 4/3 आएगा। जब यहां पे वर्क निकालोगे तो हाफ मास की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 kg, 3 इंटू फाइनल वेलोसिटी 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16/9, तो ये हो गया 3 × 16/9 गुना 2, 3 तिहाई 9 3 से कटेगा, और 2 से 16 काटोगे 8/3 जूल।
8/3 जूल इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। तो याद रखना कि कई बार हमें वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से निकालना पड़ता है। कैसे निकाला? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लिया, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। यहां पे सवाल पूछा है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द मास m in traveling a certain distance d starting from the rest under the action of a constant force F is directly proportional to। मतलब काइनेटिक एनर्जी मास पे किस तरीके से डिपेंड करेगा? तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड ही नहीं करता जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स और डिस्टेंस सेम दिया हो तो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर हो जाता है और वर्क डन F डॉट S होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 3 जूल of work is done in the sliding 2 kg block up the inclined plane of height 10 meter. Then work done against the friction is okay. सवाल समझिएगा अच्छे से, 3 बार पूछा है, 2 बार पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट 10 मीटर दी हुई है। अब इसको यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ है 300 जूल हुआ है। तो आपसे पूछा है द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। तो देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो इसमें चेंज हुआ ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, अच्छा, ओके, इसमें जो टोटल वर्क डन है वो एक तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ, एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ। अच्छा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन तुमको दिया है 300 जूल, और ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क हुआ है वो होगा mgh। m बोलो सर 10, g बोलो 10, हाइट है तुम्हारा 10 सर 2 kg, m 2 kg, तो 10 गुना 10 100, 200। तो 200 जूल जो वर्क है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने क्या ऊपर ले जाने में, और 300 में से 100 जूल तुम्हारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मुझे इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ता, और वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जितना ग्रेविटी का वर्क होता उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ता है इसको ले जाने के लिए, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रेविटी ने वर्क किया इतना, और निगेटिव वर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ऊपर जा रहा है बॉडी, और टोटल वर्क डन है 300 जूल। तो मुझे 200 जूल तो ग्रेविटी के अगेंस्ट करना पड़ा, बाकी के 100 जूल एक्स्ट्रा मैंने किसके अगेंस्ट किया है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, it momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to friction? बढ़िया सवाल है, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है, वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल है। देखो, बॉडी 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक बॉडी को मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका। अब साहब ये 18 मीटर चल के रुक गया है, 18 मीटर चल के ये रुक गया है। तो आपसे पूछा है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना होगा। सुनो, टोटल वर्क डन ग्रेविटी मैंने फेंक दिया, मैं नहीं ले जा रहा, ग्रेविटी प्लस फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या ये होगा? हाँ। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन होगा माइनस mgh, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना है तो इसको प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv इनिशियल का होल स्क्वायर। क्या मैंने स्टेटमेंट सही लिखा है? हाँ सर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका हो जाएगा माइनस हाफ, m की वैल्यू बोलिए कितना है 1 kg, वेलोसिटी कितना दिया 20, मतलब 20 का होल स्क्वायर 400, प्लस ये इधर आएगा तो 1, g की वैल्यू 10 और हाइट 18, तो 2 से इसको काटेंगे तो 200 माइनस 200 प्लस 180, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 20 जूल। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपका 20 जूल आया है, मैग्नीट्यूड में पूछा है बस। क्लियर है क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम का एक अच्छा सवाल है, अच्छा नमूना है। नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसा है कि अगर आप ध्यान से समझो तो 2 तरह के हमारे पास फोर्स होता है, एक होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है हमारा
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा होता है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें याद रखिएगा कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लोज पाथ पे इसका वर्क क्या होता है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। इसका वर्क रिवर्सिबल होता है, मतलब वर्क लॉस नहीं जाता। इसके एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। क्लोज पाथ में इसका वर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इसके लिए डिफाइन नहीं होता है। वर्क इज नॉट रिवर्सिबल। जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का टर्म डिफाइन नहीं है वो सारे नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, विस्कस फोर्स, नॉर्मल फोर्स। ये सब नॉन कंजर्वेटिव के कैटेगरी में आता है, ये सब कंजर्वेटिव के कैटेगरी में आता है। क्लियर है बात? यहां पे आप लिख सकते हो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इफ वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अपॉन द सिस्टम बाय द कंजर्वेटिव। देखो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है ना, तो वो हमेशा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर उसका वर्क पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस इफ द वर्क इज डन अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो ये तो नहीं होगा। बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ये सही है। बाय द सिस्टम अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऑन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, अपॉन द सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तो बात ही नहीं करेंगे। यहां पे मेरे हिसाब से सेकंड आंसर होना चाहिए। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? अच्छा, ये कह रहा है 148 स्लाइड हुए भैया, 250 स्लाइड पढ़ा के उधर रख दिया है ना। आगे देखो, a spring of force constant K is cut into two pieces such that one pieces is double of its length of the other, then the long pieces will have force constant। देखो, एक स्प्रिंग है जिसका लेंथ L है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। इफ टू pieces such that one pieces is double the length, then the longer piece will have the force constant is equal to। करो, अच्छा सवाल है। यहां पर देखना, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो लॉन्गर पीस का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा ये पूछा है। देखते हैं ये कर पाते हो कि नहीं। अच्छा सवाल है, अच्छा कंसेप्ट लगेगा, अच्छा सवाल है, अच्छा कंसेप्ट लगेगा। नॉर्मल कंसेप्ट से ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है क्या ये बात? ओ भाई साहब, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ। तो देखो, टू पीसेस डबल ऑफ इस लेंथ, अगर इसका लेंथ मैं एल डैश लेता हूं तो इसका लेंथ 2l डैश है। ओके सर, अब यहां पे जिसका लेंथ कम है उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मानता हूं k0, तो इसका होगा 2k0। ये बात तो क्लियर है? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, ये मैंने एज्यूम किया है, लेंथ l था तो स्प्रिंग कांस्टेंट k, अगर लेंथ l डैश है, इसका लेंथ 2l डैश है, इसी को मैंने दो हिस्से में बांटा है, तो ये होगा 2k0, ये होगा k0। सर डन, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि लॉन्गर पीस का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू बताओ, तो k0 की वैल्यू बताओ। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों को फिर से जोड़ दूं तो जोड़ दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट k हो जाएगा। और दोनों को कैसे जोड़ू? सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, और सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2k0 मल्टीप्लाई k0 बटा 3k0 इज इक्वल टू k। सीरीज में पैरेलल जैसा जुड़ता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अरे वाह सर, तो k0 से k0 कटेगा। हाँ, तो k0 बराबर आ गया 3k/2। 3k/2 आंसर होगा, मतलब दूसरा जवाब। और अभी तक कोई नहीं दे रहा दूसरा, कोई नहीं दे रहा दूसरा। कोई नहीं दे रहा दूसरा। और पहला गलत होने का एक जोरदार रीजन भी है। क्या? जब मैं एल लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट के देख रहा हूं, लेंथ कम करूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो बढ़ेगा, और ये है बेटा 2/3 के, तो वैसे ही गलत हो गया। ये तो के से भी कम आ रहा। मान लो कि एल लेंथ का स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो दोनों का लेंथ इससे तो कम हुआ, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा।
इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट बता रहा है 2/3 के, तो कम बता रहा है ना के से, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। बताओ बताओ, जोरदार समझ में आया कि नहीं आया? जोरदार समझ में आया नहीं कि अच्छा सवाल है कि नहीं है? अच्छा सवाल है कि नहीं है, ये बताओ। नेक्स्ट, ये सवाल देखो बेटा, जेईई मेन 2022 का है, और लिटरली इस सवाल का लैंग्वेज ही है बस, तुम बिना कलम के इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, बिना पेन यूज की इसको सॉल्व करके दिखा दो बेटा, मजा आ जाएगा। मतलब लगातार 9 घंटे पढ़ाने का फायदा हो जाएगा, लगातार 9 घंटे पढ़ाने का बेटा फायदा हो जाएगा, लगातार 9 घंटे पढ़ाने का फायदा हो जाएगा। बताओ, बिना पेन के सॉल्व करना है, सवाल पढ़ो बिना पेन के सॉल्व करो। दो हजार ग्यारह वाला क्वेश्चन गलत है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत है ना तो छोड़ दे। shown in a figure particle of mass 10 kg place at point A. When the particle is slightly displaced along the right, it starts moving and reaches the point B. The speed of the particle B is x meter per second. Then value of x is, देखो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन की बात नहीं की, 10 मीटर हाइट पे है, कितना नीचे गिरा 5, कैसे गया कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी हो जाएगा √2gh, 2 g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 5, √50, 5 गुना सॉरी रूट 5 गुना 10 हो गया, और √100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का 10 जवाब आया है भाई साहब बताओ? ये तो जेईई मेन 2022 का सवाल है, बताओ बताओ। क्या आपने बिना पेन का सॉल्व किया कि नहीं किया, इसको बताइए। आपने इसको बिना पेन का सॉल्व किया कि नहीं किया, बताइए बताओ। जेईई मेन का सवाल है, 2022 का सवाल है, बताइए बिना पेन का सॉल्व किया कि नहीं किया। ऐसे पेंडुलम वाले भी सवाल आते हैं, गर्दा उड़ा दोगे भाई साहब। ये क्या है, देख लो तो क्या है रे ये क्या है भाई? ये जितनी बार सवाल पूछा है ऐसा लग रहा है कि इस बार पूछ ही लेना चाहिए इसको दोबारा। आईआईटी, एनएमआर, एआईट्रिपल ई, एमपीपीएमटी 94, 97, 2000, जिपमर 2000 और आईआईटी में कई बार रिसेंटली पूछा है। रिसेंटली आईआईटी जेईई मेन में कई बार पूछा है, जेईई मेन में कई बार पूछा है। क्या है ये सवाल, आओ पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। अगर तुमने वर्क एनर्जी पावर किया और ये सवाल नहीं किया मतलब कुछ गलत किया। आओ पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन। ओके, मतलब एम मास में से m/3 मास नीचे हैंग्ड है, l/3 नीचे हिस्सा हैंग्ड होगा over the edge of the table. If g is the acceleration due to gravity, then work required to pull the hanging part on the table is, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस हैंगिंग पार्ट को टेबल पे रखने के लिए। तो सबसे पहला सवाल तो यहां ये डेवलप होता है कि वर्क करेगा कौन, वर्क करेगा कौन। और वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा रहा हूं तो बहुत बढ़िया फेमस स्टेटमेंट में ना बोलूं तो उसमें मजा ही कहां है, जहां हम वहां कम नहीं। कितने लोग जानते हैं इसको? जहां हम वहां कम नहीं, जहां कम, जहां कम वहां वहां हम नहीं। क्या है ये कम? कम इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब इनिशियली काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का बेटा है। हर जगह वैलिड होता है क्या? नहीं सर, ये तभी वैलिड होता है जहां पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो, 0। बढ़िया, जानता है क्या? चलो अब मुझे बताओ कि यहां पर चेन को कौन ऊपर लाएगा? पर चेन को हम लाएंगे, और जब हमारा वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा हो तो क्या उसको डायरेक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? हाँ सर, एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन को हम डायरेक्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। आइए लिख देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल,
अब अगर मैं चेन को पूरा टेबल पे रख दूंगा और इसी को मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस मान लेता हूं, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो जो हिस्सा टेबल पे उसका तो पोटेंशियल जीरो, जो नीचे वो कितना है? m/3, तो m/3 इंटू जी, और एक्सटेंडेड पार्ट का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर सॉरी पोटेंशियल सेंटर ऑफ मास पे लेते हैं, तो ये कितना नीचे है? L/6, L/6, और नीचे इसलिए माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस mgl/18, mgl/18 चौथा जवाब आएगा। क्या होगा आंसर? mgl/18, mgl/18। सभी लोगों का सही है क्या? बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट देखो, ऐसे सवाल नीट में आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू, देन द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट इज। देखो यहां पर सबसे पहली बात सवाल में ये जरूर पढ़ लेना कि चेंज इन पोटेंशियल पूछा है कि फाइनल पोटेंशियल पूछा। वो बोल रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। उसने बोला कि 2 सेंटीमीटर में यू है, तो एक्स को 2 रखोगे तो k बटा 2, एक्स को 2 रखोगे तो 4 का फैक्टर आएगा, और इसी को 4 को 2 से कैंसिल करो तो 2k, तो 2k को साहब ने यू बोला है। अब इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर देन पोटेंशियल एनर्जी इज, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के 8 का होल स्क्वायर, तो 32 मतलब 8 का होल स्क्वायर 64/2, 32k आ जाएगा। 32k को लिख सकते हो 16 इंटू 2k, और 2k को u लिखोगे तो 16u आपका जवाब होगा। अब 16u तो सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 16u होगा। लेकिन कई बार सवाल ऐसा पूछते हैं कि 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी u आ गया, अगर मैं 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 15u। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 15u। क्लियर है क्या बेटा ये बात? अच्छा, एक चीज यहां पे और समझिएगा। क्या? देखो अगर मान लो 2 स्प्रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2015 का सवाल है। एक स्प्रिंग कांस्टेंट है k और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है kb, ठीक है। अब हमें पता है कि kb की वैल्यू ka से ज्यादा है और दोनों पे हमने सेम फोर्स लगाया, बताओ किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा, a में कि b में? ये हमें दिया हुआ है कि इफ kb इज ग्रेटर देन ka, तो किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा, a में कि b में? बोलो किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा, a में कि b में? आराम से बताओ, a में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा कि b में ज्यादा स्टोर होगा? अब आधे बच्चे कह रहे a, आधे बच्चे कह रहे b। क्यों भाई? सर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। देखो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, फोर्स लगा f। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है kb, उस पर फोर्स लगा f। इफ kb इज ग्रेटर देन k, तो किसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा? अरे कंपेयर करना है भाई, फोर्स दोनों पे मैंने लगाया f। तो देखो सॉल्यूशन देखो, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, फोर्स सेम लगाया, तो फोर्स सेम लगाया अगर आपने, तो दोनों में इलोंगेशन सेम हो तो जरूरी नहीं है? नहीं सर, तो इलोंगेशन का रिलेशन क्या होता है? f बराबर के एक्स। तो यहां से x को हम लिख सकते हैं f/k, तो ये हो जाएगा हाफ के, x के जब रखोगे f/k, f/k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ f का स्क्वायर f स्क्वायर, ये k स्क्वायर, ये k कटेगा तो नीचे आएगा k। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसमें एनर्जी कम स्टोर होगा। सबका लंका लग गया? हो गया भैया? ओह माय गो, सबका लंका लग गया। पलटू जनता, पलटू जनता, देखो देखो ना, मैंने बार बार रिपीट किया था, सेम फोर्स लगा रहे हैं। ये बेटा AIPMT 2015 का सवाल है। तो हम तो रटे थे कि पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर होता है। हाँ होता है, जब हमें एक्स के टर्म्स में लिखना है, फोर्स के टर्म्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होगा। और ये चीज हमने पढ़ाया हुआ है आपको, जब भी क्लास में पढ़ाया था तो ये चीज पढ़ाया हुआ है। ये जेईई मेन 2023 का सवाल है भाई मेरे, मुझे याद है गलती से 95 यहाँ पे चप गया, या 95 में पूछा है, नीट में भी पूछा हुआ है, या दोबारा कहीं लिखा होगा, मैं ढूंढ के लाता हूँ, रुको। नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं।
ये जेई मेन 2023 का सवाल है या 2022 है, ऐसी कुछ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि ये सवाल जो तुम देख रहे हो ये नीट में भी पूछा है कि नहीं पूछा है? ये सवाल जो तुम देख रहे हो एग्जैक्टली नीट में पूछा है कि नहीं, ये बता दो बस। ये सवाल जो तुम देख रहे हो कि एग्जैक्टली नीट में पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है? हाँ सर, ये सवाल तो नीट में भी पूछा हुआ है। अब देखो जेई मेन में भी पूछा है। 15U कैसे आएगा? जब चेंज पूछेगा तब आएगा 15U बेटा, अब ऐसे नहीं आएगा। जब चेंज पूछता तो 15U आता, ऐसे 15U नहीं आएगा। चलो ये सवाल करो बेटा फिर। चलो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब आपका फोर्स जीरो हो तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इस फोर्स की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? ड्यू बाई डी एक्स। तो ड्यू बाई डी एक्स को जीरो कर दो। ड्यू बाई डी एक्स को यहां पे जीरो करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 12 12 बाहर 12a/, एक्स का पावर 11 इज इक्वल टू 6b/, एक्स का पावर 5। घटाऊंगा ना, 5 ही तो आएगा। ठीक है, ये बराबर रख दिया। तो 6 से 12 को काटूंगा तो 2a/b इज इक्वल टू एक्स का पावर 11/, एक्स का पावर 5। 11 से 5 जाएगा, एक्स का पावर 6। 2a/b का पावर 1/6 इज इक्वल टू एक्स। ये आ जाएगा क्या? 2a/b एक्स का पावर 1/6। ये फर्स्ट, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करके आपको जीरो पुट करना है। डिफरेंशिएशन करके आप, एक कह रहा 13/7 नहीं आएगा, गलत कर रहे हो बेटा। देखो ये क्या कर रहा है भाई साहब, कि डिफरेंशिएशन में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम सही हो बेटा, तुम सही हो सही हो सही हो सही हो सही हो सही हो। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स का पावर -12 में से घटाएंगे तो -13 है। ओ हो, सॉरी सॉरी शक्तिमान, अरे सॉरी सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। आई एम घनघोर बायोलॉजी, यू आर घनघोर मैथ। तो अब यहां पे कट के आएगा x/6। सही कह रहे हो? यू आर सही कहती, आई एम गलत होती? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, तुमने सही किया। कभी कभी तो तुम भी सही करोगे ना यार। 14, अरे 14 आएगा, जूता निकाल के मारूंगा अब। मन बढ़ता जा रहा है तुम्हारा, एक बार सही क्या कर लिया, 14 आएगा। और नहीं तो क्या। एक बार भाई एक सवाल सदियों में इनसे सही हो जाए ना, तो उसके बाद अंदर घुस जाते एकदम। तो अब 14 हो जाएगा। 14 कैसे हो जाएगा यार? 14 कैसे हो जाएगा यार? मुंह पे पानी मार पहले, आधा नींद में लेक्चर देख रहा है। चल चल चल, पानी मार। और जो लेक्चर को लाइक नहीं किया, लाइक करो, 50,000 लाइक हो जाने चाहिए लाइव लाइव में ही। 50,000 लाइक हो जाने चाहिए लाइव लाइव में ही। चलो देखो, अ पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी E इज मूविंग विथ अ पोटेंशियल एनर्जी UX। मोशन ऑफ द पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। देखो कहां पे मोशन नहीं हो सकता है। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, ई लिखा है, ई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ई लिखा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाँ सर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? ई माइनस यू, ई माइनस यू। अगर बेटा सोचो, ई माइनस यू, अगर ऐसा हो जाए कि यू बड़ा हो और ई छोटा हो, तो सर छोटे में से बड़ा घटाओगे तो निगेटिव आ जाएगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी निगेटिव, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता तो यू ई से बड़ा नहीं हो सकता। यू बड़ा नहीं हो सकता ई से, बराबर हो सकता है, लेकिन यू अगर ई से बड़ा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी की ऐसी तैसी हो जाएगा। मैं फिर से समझाता, देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर ई होती। हाँ सर होती। काइनेटिक को हम क्या लिखती सर? ई माइनस यू। अगर यू बड़ी हो जाती, इसके अकॉर्डिंग अगर यू बड़ी हो जाती और ई छोटी हो जाती, अगर यू बड़ी हो जाती ई छोटी हो जाती, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाती, और काइनेटिक एनर्जी तो निगेटिव होती नहीं, तो ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है कि बीच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन, मतलब मोशन कहां पे रिस्ट्रिक्टेड है? तो भाई काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, और वो तब होगा जब यू बड़ा हो जाए, मतलब यू बड़ा हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। बताओ बताओ। 14 होगा सर, 16 - 2। ये कहां में 16 - 2 14 हो रहा है?
कहाँ? अच्छा 16 - 2। इफ द स्प्रिंग इज स्टेज बाई 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोरी। अरे भाई चेंज थोड़ी ना पूछा है यार, चेंज थोड़ी ना पूछा है भाई, चेंज थोड़ी ना पूछा है। अच्छा चेंज पूछता तो 14 हो जाता। जूता निकाल के मारूंगा गधे। ये यू है, 2u नहीं है। ये 16u है, ये u है, तो चेंज कितना हो जाएगा? 15u। गधा बायोलॉजी, गधा बायोलॉजी है ये, एकदम गधे हो यार तुम, बायोलॉजी। देखो नेक्स्ट, mass of 0.5 kg moving with speed 1.5 meter per second on the horizontal smooth surface collide with a nearly weightless spring of force constant इतना, then maximum compression of the spring is। सुनो ध्यान से, यहां पे फ्रिक्शन है क्या? नहीं सर। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बताओ इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस अगर मैं जीरो मान लूं, अगर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस अगर मैं जीरो मान लूं, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, स्प्रिंग पोटेंशियल भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी से बचेगा हाफ एम बी स्क्वायर बराबर मैक्सिमम कंप्रेशन पे इसकी काइनेटिक जीरो और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा के भी दिया है, मास भी दिया है, इसकी वेलोसिटी भी दिया है, यहां से x निकल जाएगा क्या? समय मत नहीं खराब करते लेंदी छोटे से कैलकुलेशन में। आओ हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझते हैं। भाई मेरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मान लो l लेंथ का स्ट्रिंग है, m मास से अटैच कर दिया, v वेलोसिटी दे दिया, तो किसी भी अगर गिवन वेलोसिटी तुम्हारा v नॉट है, मान लो गिवन वेलोसिटी v नॉट है, तो यहां पे किसी भी थीटा एंगल चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो निकाल सकते हो क्या? वो निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे निकाल सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। चलो निकाल के दिखाओ, मजाक नहीं कर रहा, निकाल के दिखाओ। मान लो कि एल लेंथ के स्ट्रिंग से एम मास के ऑब्जेक्ट को बांध के मैंने गिवन वेलोसिटी वी नॉट दे दी, तो जब वो थीटा एंगल घूम जाएगा तो यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये बताओ। चलो निकाल के बताओ, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी निकाल के बताओ। सब लोग बताएंगे भैया? ओके, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा, सब लोग बताएंगे बेटा, निकाल के बताओ। तो सर एक काम करते हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस जीरो मान लेते हैं, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस mgl, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, लेंथ l है तो वर्टिकल माइनस mgl कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एम 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 कटेगा, माइनस जी कॉस थीटा उधर जाएगा तो प्लस जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो जी कॉस थीटा एल 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 जी कॉस थीटा माइनस जी एल प्लस वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, टू से टू काटोगे यहां पे आ जाएगा आपका कॉमन में टू, ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट का स्क्वायर था, तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगा वी का होल स्क्वायर बराबर वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस टू जी एल कॉस थीटा माइनस वन, ये आंसर आएगा। लो भाई ये आंसर आएगा, ये तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने आना चाहिए। क्या आंसर आया है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस टू जी एल कॉस थीटा माइनस वन, ये आंसर आया। कितने लोगों का ये आंसर मैच कर रहा बताइए प्लीज, कितने लोगों का ये आंसर मैच कर रहा? कर रहा क्या? अरे 12 तो बजने दे फिर हैप्पी बर्थडे बोल लेना यार, 12 बजा ही नहीं हैप्पी बर्थडे बोल रहा है यार, 12 बजा ही नहीं हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, गजब चोमू है यार, 12 बजा ही नहीं हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, 12 तो बजने दे यार। मोटू राम 12 तो बजने दो, फिर सबको बसिया भात और बतासा खिलाऊंगा पार्टी में। अब सुन ध्यान से, जब ये थीटा एंगल पे चल जाता है उस समय इस रस्सी में टेंशन कितना होगा? तो टी बराबर होगा बेटा, ध्यान से सुन लो, एम बी नॉट गिवन वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई एल, एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस माइनस टू एम जी, पुट करूंगा वी नॉट के टर्म्स में,
2mg प्लस 3mg कॉस थीटा, ये होगा क्या? अगर मैं थीटा 0 रख दूं तो थीटा 0 रखने पर कॉस 0 तो होता है 1, तो एम बी नॉट का होल स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, सही आ रहा। अगर मैं थीटा 90 रखूं तो थीटा 90 रखूं, कॉस 90 हो जाता है 0, तो एम बी नॉट का होल स्क्वायर माइनस 2mg आएगा क्या? थीटा 90 रखने पे क्या होगा? हाँ, टेंशन आएगा, एम बी नॉट का होल स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg, सही है। और थीटा को अगर 180 रखूं तो अरे एकदम सही है यार। कितने लोगों ने इसको एम आर स्टार से वेरीफाई कर लिया कि जो मैंने जनरलाइज एंगल पे टेंशन लिखा था वो सही आ रहा। भाई साहब मानना पड़ेगा यार, मुझे भी, मैं चीजों को याद तो रख लेता हूं। गिवन वेलोसिटी के टर्म्स में किसी भी एंगल पे, किसी भी थीटा एंगल पे जो टेंशन है वो होगा बेटा एम बी नॉट का होल स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। सही तो है यार, सही तो है यार। किसी भी थीटा एंगल पे वेलोसिटी मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, ये बताओ। हाँ तो माइनस आना चाहिए, सही है, दोनों वेलोसिटी भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट है कि नहीं? प्रिंटिंग मिस्टेक 1 माइनस कॉस थीटा नहीं है बेटा, यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो कॉस थीटा वाला टर्म पॉजिटिव में आएगा, ये भी सही है। और लात मारूंगा, दोबारा सॉल्व करूंगा ना तो उसके बाद लात मारूंगा, गधे। सही निकाल रहा हूं मैं। किसी भी थीटा एंगल पर जो वेलोसिटी होगा वो होगा गिवन वेलोसिटी का होल स्क्वायर, लात मारूंगा देख ले, गिवन वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 2mg कॉस थीटा माइनस 1, ये आएगा। और ये सही है। इसका रीजन भी समझा देता हूं, जब लोएस्ट पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी वी नॉट दिया था तो किसी भी थीटा एंगल पे हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक? तो सबसे पहले ये सोचो कि इस मास का थीटा एंगल पे मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं। अगर थीटा 0 होता तो क्या होता? अगर थीटा 0 होता तो वेलोसिटी वी नॉट के बराबर आती। अगर थीटा 0 होता तो वेलोसिटी वी नॉट के बराबर आती। यहां पे क्या ये लॉजिक वेरीफाई हो रहा कि अगर मैं थीटा रखूंगा तो वेलोसिटी वी नॉट के बराबर आएगी? पहले थीटा 0 रखो, क्योंकि थीटा एंगल पे देख रहा होगा, थीटा 0 होता तो यही होता, यहां पे वेलोसिटी वी नॉट होता। चल यहां बताओ, अगर यहां पे थीटा 0 रखूं तो थीटा 0 रखूंगा, कॉस 0 क्या होगा? 1, 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो जाएगा। देखो वी थीटा बराबर वी नॉट आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं थीटा 90 रखूं तो पार्टिकल यहां पहुंचेगा और यहां पर जो वेलोसिटी होगी ये वी नॉट से कम होगी वेलोसिटी यहां पे। हाँ सर, तो थीटा जब 90 रखूंगा तो कॉस 90 0 और ये माइनस 1 आएगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट का होल स्क्वायर, ये 0 होगा तो माइनस 2mg, ये आएगा आंसर। और सही बात है, अगर तू जो कह रहा है यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, उससे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जबकि जैसे से पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। तो सही तो किया है मैंने। अगर बेटा मेरा कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है, स्पैम मत करिए, आप अभी तक रुके हुए मतलब पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो स्पैम मत करिए, मेरा कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है, बहुत बाद आता है बर्थडे। मुझे बताओ ये वेलोसिटी मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? मुझे बताओ, अगर मैंने लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वी नॉट दिया है, तो थीटा एंगल पे जो वेलोसिटी मैंने लिखा है वो सही है कि गलत? बता दो एक बार। नहीं समझ में आ रहा तो नोट्स खोल के देख के बता दो। अरे मेरा कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है यार, 27 सितंबर को हमारा हैप्पी बर्थडे आता है। सही है कि गलत है ये नोट्स खोल के देख के बता दो भैया। सही है। दूसरी बात, अगर मैं किसी एंगल पे थीटा लिखूंगा तो वो किसी भी एंगल पे जो थीटा होगा, मतलब सॉरी टेंशन होगा, वो होगा एम बी स्क्वायर बाई एल गिवन वेलोसिटी, लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी मैं दे रहा हूं एम बी स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा। हो सकता है मैं गलती से कॉस थीटा यहां लगा दूं, हो सकता है मैं इसको प्लस लू इसको माइनस ले लूं, लेकिन मुझे पता है
मुझे पता है कि जब मैं थीटा 0 लूंगा तो इसी पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू आएगी टी ऊपर, नीचे mg और नीचे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर यहां पे बैठ के एफबीटी बना रहा हूं तो एमबी नॉट का होल स्क्वायर प्लस एल। तो टेंशन की वैल्यू बोल क्या हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू होगा एमबी नॉट का होल स्क्वायर बी एल प्लस एमजी, जब थीटा 0 रखूंगा। यहां पे थीटा को 0 रख, यहां पे थीटा को 0 रख, सब cos 0 1, 3mg में से 2mg घटेगा प्लस एमजी, एमबी स्क्वायर बी एल प्लस एमजी। बता मजे आए कि नहीं आए। दूसरी बात, सबसे मिनिमम, अच्छा यहां पे जो भी टेंशन होता है उससे 3mg यहां पे कम होता है, हाँ उससे 3mg यहां पे कम होता है, उससे 3mg यहां पे ज्यादा होता है, फिर 3mg ज्यादा होता है। मैक्सिमम टेंशन यहां होता है, मिनिमम टेंशन यहां होता है। क्या ये बात तुम्हें पता है, क्या ये बात तुम्हें पता है? अगर मैं यहां पे टेंशन का गेम खेलूं, अगर मैं यहां पे टेंशन का गेम खेलूं, तो सुन मेरा बात, टेंशन का गेम खेलूं तो जितना टेंशन यहां पे होगा उससे 3mg यहां पे कम होगा, हाँ या ना? उससे 3mg यहां पे कम होगा, 3mg कम होगा। जितना यहां पे टेंशन होगा 3mg कम होगा, जितना यहां पे टेंशन होगा यहां से 3mg और कम होगा, यहां से यहां 6mg कम होगा। मिनिमम टेंशन सबसे ऊपर पॉइंट पे होता है, मैक्सिमम टेंशन सबसे नीचे पॉइंट पे होता है। यहां 3mg और बढ़ जाएगा, यहां 3mg और बढ़ जाएगा, यहां पे 3mg घटेगा, यहां 3mg घटेगा, यहां 3mg बढ़ेगा, यहां 3mg घटेगा, यहां और यहां टेंशन का जो डिफरेंस होता है वो 6mg होता है। अगर यहां पे टेंशन में लिख रहा mb स्क्वायर बाई एल प्लस mg, क्या लिख रहा mb स्क्वायर बाई एल प्लस mg, तो यहां पर जो टेंशन होगा वो होगा mb स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg। क्यों भाई रे, क्यों? क्योंकि यहां से 6mg टेंशन कम होता, यहां कितना टेंशन हो जाएगा, यहां टेंशन हो जाएगा mb स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg। हाँ होगा, कैसे? यहां से 3mg कम करना है, mb स्क्वायर बी एल प्लस mg, 3mg कम करेगा तो माइनस 2mg, यहां से 3mg कम करेगा 5mg, यहां से 3mg बढ़ जाएगा, यहां पे 3mg कम हो जाएगा, सॉरी यहां पे 3mg बढ़ जाएगा, यहां से यहां का डिफरेंस 6mg, यहां का यहां का डिफरेंस 0, यहां का 3mg घटेगा, यहां 3mg और घटेगा, यहां से 6mg घटेगा, यहां पे 3mg बढ़ेगा, यहां पे 3mg बढ़ेगा, यहां से यहां का डिफरेंस 6mg, यहां का यहां से डिफरेंस 0। बोल बोल, ये बात याद रहेगा? ले ले भैया। ओ भाई साहब, मैं भी कितना चमन चोमू हूं यार, मैं भी कितना चमन चोमू हूं यार। ये रहा थीटा टेंशन लिखा हुआ है, माय गॉड, लेकिन फिजिक्स की कसम मैंने नहीं देखा था। तुमको लग रहा होगा सर ज्यादा होशियार बनोगे, यहां से देख के वहां लिख लेते हो और कहते हो कि हम हाई हैं। अरे नहीं देखा था, फिजिक्स की कसम सच में नहीं देखा था, फिजिक्स की कसम नहीं देखा था। बोल माइनस 2mg प्लस 3mg, समझ में आया? अच्छा सुन, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए सर्कुलर लूप कंप्लीट करने के लिए? √5gr। और ये मिनिमम वेलोसिटी नीचे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी दूंगा वो होना चाहिए आपका √5gr। और मैक्सिमम पॉइंट पे कितना होना चाहिए? √gr टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कहां पे? मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है भैया? मैक्सिमम टेंशन क्या होगा? mb स्क्वायर bl प्लस mg नीचे, और सबसे टॉप पॉइंट पे मिनिमम टेंशन होगा। अब जेई में तो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं कि रस्सी टूटने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? टेंशन गलत है, हैं? टेंशन गलत है, देख लेते, हो सकता है तेजी में पढ़ा तो कहीं कुछ गलत हो गया होगा, देख लेते, कोई बात नहीं। mb स्क्वायर bl माइनस 2mg, इसमें से 3mg घटाओ, सही तो है यार ये। लोएस्ट पॉइंट पे mb स्क्वायर प्लस mg, कहां पे गलत है? लोएस्ट पॉइंट पे mb स्क्वायर bl प्लस mg, सही तो है। लोएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन mb स्क्वायर, सही है यार। प्रिंट वाला गलत है, mb स्क्वायर bl प्लस mg, सही तो है। ऊपर t नीचे mg, नीचे mb स्क्वायर bl, t मैक्सिमम माइनस t मिनिमम 6mg, मिनिमम होगा mb स्क्वायर bl माइनस 5mg, सही है। mb स्क्वायर bl माइनस 2mg प्लस, अच्छा भाई साहब इतना माइन्यूट कौन देखता है यार, ये तो भाई मेरे, चल मुझे लगा कोई कंसेप्चुअल गलती कर दिया, मतलब कोई भारी मिस्टेक हो गया है भाई मेरे। भाई ऐसे कौन देखता है यार। चल नीट 2019 का सवाल कर, उससे पहले एक चीज और देख ले बेटा। नीट में अगर ऐसा सवाल आ जाता है ना, ऐसा सवाल आ जाता है ना कि तुमको ये दे दे
ये वर्टिकल लूप है, ये क्या वर्टिकल लूप है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने v नॉट वेलोसिटी दिया है, तो इसको सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए कितना मिनिमम वेलोसिटी दे, तो याद रखना रूट अंडर 4gr आता है। रूट को 4 से बाहर निकालोगे तो ये 2 रूट जी आएगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा नीचे से सपोर्ट है, इसीलिए सिंपल स्ट्रिंग से बांधोगे तो 5gr होता है। अच्छा ऐसे दो, मासलेस रॉड ले लो, अगर तुम एक मासलेस रॉड ले लोगे, क्या ले लोगे? मासलेस रॉड, मासलेस रॉड ले लोगे, और यहां पे m मास के ऑब्जेक्ट को बांध के v वेलोसिटी से फेंक दोगे, तो यहां भी रूट 4gr आएगा। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है भाई? क्लियर है रे? चलो ये सवाल करो, a mass m attached to the thin wire and visible in the vertical circle, then wire will most likely to break when? कैसा मजाक है यार, कैसा मजाक है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? A body inclined at the wrist and sliding along the frictionless track from the height h, as shown in a figure. Just complete a vertical circular of diameter AB बराबर d. ये डायमीटर हमको दिया है AB बराबर d, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? d/2। अब यहां पर द हाइट h इज इक्वल टू, तो इस h की वैल्यू पूछा है ताकि इस बॉल को जब मैं यहां से रिलीज करूं, यहां से रिलीज करो तो ये नीचे गिरता 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 आए और वर्टिकल सर्कुलर पूरा कर ले। सबसे बड़ी बात, यहां पे जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इसको कितनी वेलोसिटी मिलेगी? सर इसको जो वेलोसिटी मिलेगी वो रूट अंडर 2gh होगा, हाँ या ना? हाँ सर, वर्टिकल हाइट h है तो वेलोसिटी रूट अंडर 2gh होगा। और इसको कंप्लीट करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, इसको जो रिक्वायर्ड है वो कितना होगा? रूट अंडर 5g, लूप नहीं है ये, सॉरी मतलब सपोर्ट वाला लूप नहीं है, 5g इंटू आर, आर को क्या लिखोगे? d/2। अगर ये इसके बराबर हो गया तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ रूट स्क्वायर करोगे तो सिंपल लिख दो 2gh इज इक्वल टू 5g d/2, g से g कचेगा, 2 से यहां पे रख दो तो h बराबर आएगा 5d/4। कितने लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया ये है? कितने लोगों ने खुद से सॉल्व कर लिया है बताओ? हाथ उठाएंगे भैया, हाथ उठाएंगे, बताएंगे भैया, हाथ उठा के बताएंगे। देखो नेक्स्ट, स्टोन इज टाइड टू द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and whistle in the vertical circle with the other end of the string as center. At a certain instant of the time, the stone is at its lowest position and speed u. Then magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी u है तो ui कैप हो जाएगी। जब ये यहां पहुंचा तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे वेलोसिटी कितना होता है ये तो हमें पता है ना, कुछ u का होल स्क्वायर माइनस 2gr होगा, हाँ होगा -2gr, हाँ हाँ कम होगा होगा। ये किधर है? ये में। अरे भाई स्क्वायर है तो इधर ले जाओगे तो रूट आ जाएगा, ये आएगा। अब बोला चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी रूट अंडर u स्क्वायर माइनस 2gr j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी ui कैप, ये होगा। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड इसका होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा u स्क्वायर माइनस 2gr प्लस u स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका ही होल स्क्वायर जोड़ दो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 2u स्क्वायर माइनस 2gr। 2 को कॉमन निकाल लोगे, पहला आंसर आ जाएगा। मूर्ख बच्चे थर्ड आंसर देते हैं, मूर्ख बच्चे कौन सा आंसर देते हैं? थर्ड आंसर देते हैं। नेक्स्ट इज पावर। अब याद रखना बहुत जोरदार तरीके से बेटा मैंने यहां पे लिखा है, सजा के लाया हूं एकदम, देख रहे हो कितना सजा के लाया हूं कि पावर दो तरह का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज, है ना? तो एवरेज पावर क्या होगा? सर आपने बोला था जिसका भी एवरेज निकालना है इंटीग्रेशन उसका कर दो t से डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ t। सर ये होगा एवरेज पावर। गलत नहीं है, गलत नहीं है भाई साहब, कोई गलती नहीं है यहां पे, नहीं है, गलत है ही नहीं, गलत है ही नहीं, एकदम सही है। अच्छा वैसे एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
टोटल वर्क डन को हम लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज पावर होगा। ठीक है, तो एवरेज पावर को टोटल वर्क डन बाई टाइम लिखो, या एवरेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी टी डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी करो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन। इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन। वेलोसिटी के फॉर्मूला में मास लिखा है भाई साहब, हाँ लिखा है, यहां तो मास नहीं है, पहले वाले में मास लिखा है क्या कुछ? देख लेते हैं, देख लेते हैं, गलत नहीं छोड़ूंगा भाई, जान खा जाते हो तुम। ओ भाई 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 भाई, ये 2r आएगा यहाँ पे, 2gr cos थीटा माइनस 1। वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास कहां से आएगा यार? वैसे भी मैंने यहाँ पे सीओमी करके निकाला था, कहाँ है मास? वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहाँ है मास? 2gl cos थीटा माइनस 1 है, v नॉट का होल स्क्वायर प्लस 2gl cos थीटा माइनस 1। मास नहीं आएगा यार भाई, एक तो 2 बार ड्राइव कराया तूने, हो जाता है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक, 2 बार ड्राइव कराया कि नहीं कराया बता, बोल सॉरी शक्तिमान, 2 बार ड्राइव करा दिया। नेक्स्ट बोल, देख सुन मेरी बात, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखता हूं, तो डी डब्ल्यू क्या लिख सकता हूं? P इंटू डी टी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वर्क टाइम ग्राफ का स्लोप होगा पावर, वर्क टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं होगा, पावर टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं होगा, पावर टाइम ग्राफ का एरिया होगा वर्क डन। क्या ये बात सही है? देखो यहां पे लिखा है, देखो यहां पर लिखा है क्या, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ इज वर्क, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ इज वर्क, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर। क्या यहां से समझ में आता है? डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। डीडब्ल्यू को आप लिख सकते हो एफ डॉट डी एस, एफ बाहर निकल गया अगर कांस्टेंट फोर्स है तो ds बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, इसको एफ बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर थीटा तुम्हारा पॉजिटिव है, सॉरी पावर स्केलर होता है लेकिन पावर में भी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो होता है, मान लो थीटा तुम्हारा 0 डिग्री है या 90 डिग्री से छोटा है, तो तुम्हारा पावर कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। और निगेटिव पावर का मतलब होता है कि एनर्जी उससे बाहर निकाल रहे हैं। अगर एंगल तुम्हारा 90 से बड़ा हो, किसके बीच का एंगल? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल, इंस्टेंटेनियस पावर बेटा एफ वी कॉस थीटा होता है। दूसरी बात यहाँ ये भी याद रखिएगा कि किसी भी इंजन का पावर पूछे तो याद रखिएगा, इंजन का पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पंप का पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब होता है, और पंप जो फोर्स लगा रहा होगा लिक्विड को फ्लो कराने के लिए वो फोर्स वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे तुमसे ये सवाल पूछेगा कि मान लो एक इंजन का पावर P है, उससे x लीटर पानी बाहर निकल रहा है, अगर मैं 2x लीटर पानी पर सेकंड बाहर निकालना चाहता हूं तो पावर कितना करना पड़ेगा? पावर 8 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी उतना अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जल्दी निकलेगा। ये बात दिमाग में बैठ गया क्या? ये बात आपके दिमाग में बैठ गया क्या? ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बेटा नीट 2016 का सवाल है, नीट 2016 का सवाल है। एक सवाल ध्यान से देखिए, बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of a time dependent force F, where I and J are the unit vector along x and y axis. What power will be developed by the force at the time t? What power will be developed by the force at time t? अब देखो तुम्हें फोर्स दिया और सीधा पावर पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। ये फोर्स है कितना? 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाता तो क्या पावर होता है फोर्स, सॉरी 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 पावर स्केलर है, पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर, पावर होता है डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, होता है क्या? हाँ सर होता है। अब मुझे यहां पे फोर्स पता है, क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं? हाँ, क्योंकि मास 1 kg है, फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन तो तुम्हारा ये आ जाएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा वेलोसिटी आएगा। कुछ मत करो, इसको इंटीग्रेट करो, या बिना लिखे डायरेक्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिख सकते हो। हाँ 2t है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2t स्क्वायर बाई 2 ये 3t स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3 बाहर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बटा 3, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये हो गया तुम्हारा t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यू j कैप, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी।
सर बहुत बढ़िया, इस वेलोसिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2t से टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t³ प्लस 3t² से t³ तो हो जाएगा 3t5, 2t³ प्लस 3t5, 2t³ प्लस 3t5, ये आपका आंसर आएगा। हाँ या ना? ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, बताइए हाँ या ना? बताइए हाँ या ना? क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, मेंस 2012 का सवाल है क्या? अ कार ऑफ मास m start from rest and acceleration so that instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught, मतलब पावर जो डिलीवर हो रहा है ना वो कांस्टेंट है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, तो इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कार का क्या होगा? ऐसे सवाल बेटा बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। पावर कांस्टेंट है, पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अब बेटा पावर कांस्टेंट तुम्हें दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसको कांस्टेंट पी नॉट लिखते हैं। फोर्स को हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इंटू एम, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू dv बाई डी टी इंटू वी। इस dt को यहां ले जाओ तो पी नॉट इंटू डी टी बराबर एम वी इंटू डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, पी नॉट बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन t बराबर m बाहर, v इंटू डी वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई 2। कांस्टेंट को इग्नोर करो, क्या मैं कह सकता हूं वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो v इज प्रोपोर्शनल टू, खत्म, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। सेकेंड आंसर, सेकेंड आंसर कितना इजी है देखो, ठीक है, पावर हाफ, खत्म। नेक्स्ट देखिए बेटा, a body is projected vertically from the earth reaches the height equal to the earth radius, before returning the earth the power exerted by the gravitational force is greatest। देखो जब तुम यहां से ऊपर फेंक रहे थे तो इसका स्पीड मैक्सिमम था, धीरे धीरे स्पीड कम होते कम होते कम होते यहाँ पे 0 हो गया, फिर जब नीचे आया तो इधर भाग रहा था v नॉट स्पीड, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था नीचे, तो यहां पे पावर क्या होगा mg v इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी में 180 का एंगल है। यहां पे पावर तो 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है, जब यहां पे टकराएगा तो नीचे ही वेलोसिटी नीचे ही फोर्स, यहां पे जो पावर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, सॉरी मैं पावर पे वेक्टर लगा रहा हूं, mg इंटू वी नॉट होगा। तो पावर मैक्सिमम कहां होगा? जस्ट इंस्टेंट द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, नहीं, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द टाइम, नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। अब तुम्हें मान लो कि बॉडी जब अर्थ को हिट कर रहा था उस समय पावर, और जब फेंका था उस समय पावर, दोनों जगह मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? हाँ, दोनों जगह मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो दोनों ऑप्शन में से अगर तुम्हें चूज करना हो तो बेस्ट ऑप्शन है आपका सेकंड। वैसे फेंकते समय और टकराते समय पावर का मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, सवाल पढ़िएगा, अ इंजन पंप्स वाटर थ्रू द हॉर्स पाइप, वाटर पासेस थ्रू द पाइप and leave it with velocity 2 meter per second. When mass per unit length of the water of the pipe is 100 kg per meter, what is the power of the engine? देखो इस तरह के सवाल में अगर तुमसे पूछता है पावर ऑफ द इंजन, तो याद रखना पावर ऑफ द इंजन होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी क्यूब। मास पर यूनिट लेंथ बोलो क्या है 100, एंड वेलोसिटी कितना है 2 का क्यूब, तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2 का पावर क्यूब हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका 800 वॉट। तो आपका जवाब चला जाएगा फोर्थ, ठीक है। लेकिन सर ए भी कभी कभी दिया होता है, गलत दिया होता है। हाँ, अगर ये दिया होता है रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड टू द वाटर, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ म्यू वी क्यूब, इसमें आ जाएगा 400 वॉट। मतलब जो इंजन का पावर पूछे ना अगर, तो वो होगा म्यू वी क्यूब, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। अगर तुम्हें पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का रेट बताओ जिस रेट से हम वाटर को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वो रेट बताओ, तो वो होगा हाफ म्यू वी क्यूब। अच्छा, कई बार तुमसे पूछे कि एवरेज पावर बताओ, अगर तुमसे एवरेज पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एवरेज पावर पूछ रहा है, तो भी तुम लिखोगे हाफ। इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है तो लिखोगे म्यू वी क्यू। क्लियर है? पावर ऑफ द पंप पूछ रहा है तो मी वी क्यू लिखोगे।
क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? ओके, तो चलो यहां से पावर के भी कुछ सवाल हमने कर लिए हैं अच्छे अच्छे।